हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा सेमीकंडक्टर का सेकंड लेक्चर। और फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। फ्रेंड्स, एक्चुअली जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पूरा डिटेल स्टडी करने वाले हैं। हम ये भी समझेंगे कि भाई क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, मतलब क्या कैसे कैसे ये काम करता है। और लास्ट में हम ये समझेंगे कि हमको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से हमको एक नए टाइप के सेमीकंडक्टर बनना पड़ा, जो कि होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये सब की स्टडी हम करने वाले हैं। और दो तीन फॉर्मूले भी आएंगे, हम देखेंगे करंट का फॉर्मूला देखेंगे, मोबिलिटी के फॉर्मूला देखेंगे, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आए हैं, वो सब कुछ आज के लेक्चर में देखेंगे। वैसे आज का लेक्चर छोटा सा ही होगा, तो आप जो है इसको ईजिली खत्म कर सकते हो। ठीक है, एकदम ईजी टॉपिक है। ओके, तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फ्रेंड, हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वैलेंस बैंड के बारे में, कंडक्शन बैंड के बारे में। हमने देखा था किस तरह से इलेक्ट्रॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पर अरेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसके लास्ट सेल की एनर्जी अलग अलग आती थी। उसके ऊपर से हमने बैंड ऑफ एनर्जी बनाई थी, है ना, बैंड ऑफ एनर्जी बनाई थी। बाद में वो बैंड को हमने कंबाइन करके नाम दिया था। ठीक है, हमने दो नाम दिया था, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो उसमें वैलेंस बैंड क्या था? जो लास्ट बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड था। ठीक है, आपको बेसिक सा आइडिया दूँ थोड़ा सा, तो ये हमारे बैंड थे। मान लो F1s का बैंड ये हो गया, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे सेल की एनर्जी सेम होती थी। उसके बाद जो 2s का बनाया था, 2p का बनाया था, उसके ऊपर से हमने जो है इस तरह से बैंड बनाया था। तो लास्ट ऐसा बैंड, इसके नीचे जितने बैंड है ना, सारे में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो लास्ट ऐसा बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता था, उसको हम कौन सा बैंड बोलते थे? इसको हम बोलते थे वैलेंस बैंड। ठीक है, कौन सा बैंड बोलते थे हम? वैलेंस बैंड। लास्ट ऐसा बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। और उसके बाद वाला बैंड जो खाली होता था, ऑलमोस्ट खाली रहता है हमेशा। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन नॉर्मली देखा जाए, मतलब कि रूम टेम्परेचर वगैरह पे 0 केल्विन पर, तो ये खाली होता है। पहले इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये सब की बात हमने जो है पहले लेक्चर में कर लिया था। और इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, जिसको हम ईजी बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ईजी क्या था अपना? फॉरबिडन एनर्जी गैप। हमने क्या देखा था कि नॉर्मली जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? उसके ऊपर वाला बैंड जो कंडक्शन बैंड होता है, वो नॉर्मली खाली होता है। लेकिन हमको ये भी बात पता है कि जब कंडक्शन, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो अपने स्टेबल स्टेट में बैठे हैं। इसकी एनर्जी कम है। देखो, जैसे ये एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो एनर्जी का ग्राफ होता है इस तरह से। इनकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ पे जाता है कंडक्शन बैंड के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ पे जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टिविटी में पार्ट करते हैं। ठीक है, तो वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टिविटी में पार्ट नहीं करते। लेकिन नॉर्मली जो है 0 केल्विन पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? वैलेंस बैंड के अंदर। कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर होता नहीं है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ चला जाएगा। लेकिन बेसिकली हमने इतनी बात की थी। क्लियर है? लास्ट फील्ड ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ये बहुत सारे सेल्स है। ठीक है, ये पूरा बैंड ऑफ एनर्जी है। मतलब इस तरह से हमने पूरे बैंड ऑफ एनर्जी को हमने एक बैंड बोला था, पूरा कंडक्शन बैंड। हमने देखा था कि हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एनर्जी लेवल आ रहा था, और वो सारे एनर्जी लेवल इतने नज़दीक होते हैं कि ऑलमोस्ट कंटिन्यूस दिखते हैं हमको। उसके ऊपर से हमको पूरा एक बैंड दिखता है इस तरह से। इसका पूरा डिटेल हमने पहले लेक्चर में बात की थी। क्लियर है? तो इतनी बात हमने की थी। तो आज के लेक्चर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम समझने वाले हैं। ओके, आज के लेक्चर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हम समझने वाले हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। उसके ऊपर इसका नॉलेज रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं होप करता हूं आपने पहला लेक्चर देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक डाल दो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसके बाद हम लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन और होल का कॉन्सेप्ट भी, मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन होता है। और एक नया टर्म पढ़ोगे आप, होल। अभी तक तो आप मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर पूरी फिजिक्स खत्म कर दी, आपने यही सीखा है कि जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है और कंडक्शन होल की मदद से भी होता है। तो होल का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट सब बताते हैं। लेकिन एक्चुअली जो होल का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे वो कंडक्शन में हेल्प करता है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक डाल दो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फ्रेंड, इंट्रिंसिक का मतलब सिंपल यही होता है कि प्योर फॉर्म। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? प्योर फॉर्म।
इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो, ठीक है, प्योर, एकदम प्योर, विदाउट इम्प्योरिटी, विदाउट इम्प्योरिटी। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी डाल देंगे तो बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, नॉर्मली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इतना बेनिफिशियल नहीं होता है, लेकिन पहले हमको इसको पढ़ना होता है, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। विदाउट इम्प्योरिटी प्योर फॉर्म, इसके सिंपल से एग्जाम्पल लोगे तो जो अपने मतलब जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया सिलिकॉन हो गया, बेसिक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, सिलिकॉन प्योर फॉर्म। जैसे जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम के प्योर फॉर्म जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ना हो। मतलब एग्जाम्पल लूँ अगर, तो जर्मेनियम को कोई क्रिस्टल लूँ तो उसके अंदर सिर्फ जर्मेनियम के एटम प्रेजेंट होने चाहिए, दूसरे कोई भी मतलब ग्रुप का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको प्योर फॉर्म, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है। अब क्या होता है ये सेमीकंडक्टर्स क्यों है, क्योंकि इनके लास्ट सेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। या सिलिकॉन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 14, जिसका वो लिखोगे अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 1s2 2s2 हो गया, 2p6 10 हो गया, और 3s2 3p2। तो लास्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। n=3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए जो है सेमीकंडक्टर जनरली ग्रुप में आते हैं। उसी साथ जर्मेनियम क्या होता है, Z=32 लिखोगे तो इसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखोगे तो इसके अंदर भी लास्ट सेल में कितने आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लिख भी दो, 32 होगा तो 1s2 होगा, 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया, ठीक है। 3s वाला खत्म हो गया तो 3d10 आएगा, 3d10 हो गया, कितना हो गया ये 10, और ये 18 हो गया 28, हाँ। तो उसके बाद 4s2 4p2 इस तरह से। इसके भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है, ओके। इसे जनरली सेमीकंडक्टर ग्रुप में आते हैं, और इनका अगर प्योर फॉर्म लें तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। उसका प्योर फॉर्म लें तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब फ्रेंड्स एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाओ तो इसके अंदर क्या है, लास्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जर्मेनियम के लास्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या है कि दिस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ऐसा बोल दो, ऑल द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इन कमांड मतलब इन्वॉल्व लिख दो, ऑल द 4 वैलेंट आर इन्वॉल्व टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जितने भी इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दूसरे सिलिकॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं सिलिकॉन का क्रिस्टल ड्रॉ करूँ अगर, ठीक है, सिलिकॉन का क्रिस्टल ड्रॉ करो, इसको आपने नोट कर लो, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल ड्रॉ करूँ, होता क्या है कि उसके सारे के सारे 4 इलेक्ट्रॉन्स वो जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में लगे होते हैं। जैसे कि मान लो सिलिकॉन का मैं एक क्रिस्टल ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, समझना थोड़ा सा। ठीक है, मान लो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूं, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सबके 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सारे क्या होते हैं, इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से पूरे क्रिस्टल के अंदर। अभी मतलब कोई भी मतलब कि 0 केल्विन पर कोई भी फ्री नहीं होता, सब के सब जो है इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते रहते हैं इस तरह से, समझ रहे हो। मतलब इसके सब के सब बॉन्ड बनाए हुए हैं इस तरह से, इस तरह से, ओके। इसके सारे के सारे क्रिस्टल इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी होते हैं। मतलब क्या होता है कि 0 डिग्री मतलब 0 केल्विन पर, मतलब 0 केल्विन पर क्या होता है कि सारे के सारे बॉन्ड, देखो कुछ टेम्परेचर दे ही नहीं रहे, अब 0 केल्विन है तो कोई भी टेम्परेचर से कोई वाइब्रेशन नहीं होता, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। लिख दो यहाँ पे एट 0 केल्विन, थोड़ी कहानी समझते हैं फिर हमको समझ पड़ेगा, ठीक है। एट 0 केल्विन all the electrons are involved
इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड नो इलेक्ट्रॉन्स इज फ्री, एंड नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री। तो क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, हमको पता है। मतलब क्या होता है, इसको अगर हम कंडक्शन बैंड के ड्रॉ करें तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है, ये अपना कंडक्शन बैंड ये अपना कंडक्शन बैंड है, उसके नीचे अपना वैलेंस बैंड है, और उसके बीच में जो है वो एनर्जी गैप का वो है, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। नीचे क्या है अपना वैलेंस बैंड है, ऊपर क्या है अपना कंडक्शन बैंड के अंदर है। तो 0 केल्विन के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन मतलब कि वैलेंस बैंड के अंदर है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कूद के जो है कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं गया है, ठीक है। इसका वजह से क्या है कि कोई भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो है हमारे पास, पर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, कोई कंडक्शन यहाँ पे नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नो इलेक्ट्रॉन्स इज फ्री, सो नो कंडक्शन टेक्स प्लेस। कोई कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो नो कंडक्शन टेक्स प्लेस। तो देखो एक पर्टिकुलर एमसीक्यू का बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है नीट वगैरह में, जेई वगैरह में। क्वेश्चन क्या होता है, एट 0 डिग्री केल्विन, सो एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर। ये बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है ये लाइन के ऊपर कि 0 केल्विन में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, तो जो सेमीकंडक्टर होता है किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। कोई भी कंडक्शन है ही नहीं, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इतनी बात क्लियर है आपको, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं फ्री। देखो अगर बाई चांस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल होता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटता, अगर ये बॉन्ड टूटता, इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल होता तो कंडक्शन होता, लेकिन क्या है, टेम्परेचर दे ही नहीं रहे हो, वाइब्रेशन हो ही नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कोई फ्री है ही नहीं, तो वहाँ पे इसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई भी कंडक्शन नहीं टेक हो रहा है, ठीक है, कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि उसके बाद हम करेंगे कि हम चाहते क्या है आप, ठीक है, हम क्या करेंगे अब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, बिकॉज 0 केल्विन पर कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा है। नाउ वी विल इंक्रीज टेम्परेचर, नाउ वी इंक्रीज टेम्परेचर, so bond breaks and electrons acquire energy and it jumps from वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एन इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री, एन इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री। अब क्या होता है, हमने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, देखो आप एनिमेशन में देखो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद के, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंस बैंड से कूद के एक कंडक्शन बैंड के अंदर आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर कूद के कंडक्शन बैंड के अंदर आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कूद के चले जाएंगे, बहुत कम कंडक्शन होता है, ठीक है। देखो एक डेटा बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है कि एट रूम टेम्परेचर देखो डेटा देखो कि 1 in 10⁻29 एटम, ये तो बोलो 1 in 10⁻29 इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री, ठीक है। ये तो ऐसे ही बोल सकते हो कि 1 in 10⁻29 मतलब कि जितने बॉन्ड बने हैं, देखो एक्चुअली इसमें ऐसे नहीं कि 10⁻29 एटम्स ही होते हैं इसके अंदर, 10⁻29 एटम बोल दो, बॉन्ड ब्रेक्स इस तरह लिख दो। मतलब ऐसा नहीं कि इसके अंदर मतलब कि इतने ही एटम, इसके बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप डेटा देखो कि रूम टेम्परेचर मतलब कितना होता है 300 केल्विन, या उसको बोलो 27 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन पर क्या होता है 1 in 10⁻29 मतलब कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, समझ रहे हो, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है आपको, अगर 10⁻29 की नहीं, वैसे इसके अंदर बहुत होता है, इससे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन समझ रहे हो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बहुत कम है। ऐसा नहीं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करके चले जाएंगे, कुछ कदाच एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ गया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, ये कंडक्शन बैंड के अंदर आ गया, तो कंडक्शन बैंड के अंदर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी इस तरह से। तो टेम्परेचर बढ़ाने से
तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, और कंडक्शन बैंड के अंदर क्या हो रहा है, बिकॉज उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, अब इलेक्ट्रॉन आ गया कंडक्शन बैंड के अंदर, तो वो कंडक्टिविटी में पार्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ था तब कोई कंडक्टिविटी नहीं थी, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो कोई कंडक्टिविटी नहीं थी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला गया कंडक्शन बैंड के अंदर, तब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ईजी होता है, देखो ईजी का डेटा आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन हमारे पास है और जर्मेनियम है हमारे पास, तो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख रहे हो, देखो जर्मेनियम के लिए कम होता है 0.72, क्योंकि डेफिनेटली इसका साइज बड़ा होता है, आपको पता है जर्मेनियम का साइज क्या होता है, बड़ा होता है भाई, मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं ना, तो मतलब उनको कम एनर्जी लगती है ब्रेक होने के लिए। लेकिन सिलिकॉन क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन नज़दीक होते हैं थोड़े से, मतलब न्यूक्लियस के, तो उनको ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो ये डेटा होता है फॉरबिडन एनर्जी के। तो कम से कम उसको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये क्यों डेटा बता रहा हूँ आपको कि मतलब इलेक्ट्रॉन को कम से कम इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाने के लिए। तो रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी जनरली पॉसिबल मिलती नहीं है। तो ये सब बहुत डिसएडवांटेजेस है किसके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। कंडक्टिविटी है पर इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने कम है इसके अंदर, जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी कम कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी हमको ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आगे देखोगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो हम लेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर क्या होता है कि हम डोपिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह की, वो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे उसके अंदर, जिससे क्या है कंडक्टिविटी बढ़े। क्लियर है, हम देखो कंडक्टिविटी दो चीज़ से होगा आज हम सीखेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक तो होल्स की वजह से। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम मतलब कि डोपिंग करेंगे, एक कभी हम होल्स बढ़ाएंगे, कभी हम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएंगे। ठीक है, दोनों की मदद से कंडक्टिविटी बढ़ सकती है, लेकिन वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अभी तो आप बेसिकली इतना समझ रहे हो कि रूम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, इतने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री होता है। यहाँ पे लिख दो, आगे लिखता हूँ मैं। उसके बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्ट करता है। ठीक है, पार्ट लेता है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर प्रेजेंट है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड टेक्स पार्ट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टेक्स पार्ट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्ट ले रहा है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो ध्यान से, देखो आपने क्या देखा अभी, देखो डायग्राम अच्छे से बनाता हूँ मैं थोड़ा, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का। देखो ऊपर अपना है कंडक्शन बैंड, ऊपर क्या है अपना कंडक्शन बैंड, और उसके नीचे अपना होता है वैलेंस बैंड। ठीक है, मतलब इस तरह से एनर्जी का बनाया जाए तो कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा होती है, आपको पता होता है, और उसके बीच का जो एनर्जी गैप है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर है, तो क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ थे, पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे, उसके बाद आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, आपने क्या किया, टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होने लगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत कम, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के चले गए इसके अंदर कंडक्शन बैंड के अंदर। तो देख रहे हो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो कुछ वैकेंसी क्रिएट करके जा रहे हैं, मतलब ये जो खाली जगह रह गया है ना, ओवरऑल तो क्या है एटम न्यूट्रल है। आप देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ पे वो कुछ ना कुछ वैकेंसी क्रिएट करके चला गया, कुछ एक होल्स क्रिएट करके चला गया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं होल्स। ठीक है, यहाँ पे देख लो, पॉइंट लिखो, द वैकेंसी created due to breaking of bond is called hole। समझ रहे हो, होल का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। क्या होता है, देखो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट था, पहले क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन टूट के क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर निकल के फ्री बन गए, तो यहाँ पे कुछ वो वैकेंसी छोड़ के चला गया, कुछ एक होल टाइप छोड़ के चला, गड्ढा नहीं होता, मतलब कुछ वैकेंसी छोड़ के चला गया, तो उस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं, उस वैकेंसी को हम बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं उसको हम, होल्स। अब देखो समझो होल्स, थोड़ा बहुत समझो, इसके 2-3 पॉइंट्स हम लिखते हैं होल्स का। एक्चुअली क्या था, ये पूरा सिलिकॉन एटम न्यूट्रल था। ठीक है, एक्चुअली क्या था, पूरा सिलिकॉन एटम न्यूट्रल था। तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट के चला गया, यहाँ पे अब तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन ओवरऑल तो न्यूट्रल ही रहेगा। ओवरऑल क्या होता है, ये चला गया तो यहाँ पे अपेरेंटली एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, समझ रहे, अपेरेंटली। ठीक है, अपेरेंटली क्या होता है, यहाँ पे देखो पॉइंट लिखता हूँ मैं,
होल्स आर अपरेंटली पॉजिटिव चार्ज, या तो ऐसे बोलो होल्स, हाँ होल्स आर अपरेंटली पॉजिटिव चार्ज हैविंग चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन, हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, देखो भले नेगेटिव है पॉजिटिव, पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, ठीक है। होल्स आर अपरेंटली पॉजिटिव चार्ज, अपरेंटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे कोई होता नहीं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे लिख दो, ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल चार्ज प्रेजेंट, देयर इज नो फिजिकल चार्ज प्रेजेंट, एक्चुअली में कोई फिजिकल चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन वहाँ पे जो एक वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आ गया। अगर हम उसको टेबल में समझें तो देखो यहाँ पे होल्स एक्चुअली कहाँ क्रिएट हो रहा है, एक्चुअली होल्स क्रिएट हो रहा है वैलेंस बैंड के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर गया, तो वैकेंसी कहाँ छोड़ के जा रहा है, वैकेंसी छोड़ के जा रहा है वो वैलेंस बैंड के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे जो वैकेंसी छोड़ के गया, ओवरऑल क्या है, देखो पूरा न्यूट्रल होता है ओवरऑल, हमको पता है पूरा सिलिकॉन एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया तो अपरेंटली पॉजिटिव चार्ज छोड़ के चला जाता है, और उस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, होल्स, ठीक है। तो होल्स के बारे में एक और दो पॉइंट लिख सकते हो आप, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो होल्स के बारे में एक दो पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, और कि होल्स आर फाउंड इन द वैलेंस बैंड एंड थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब थर्मली जनरेटेड मतलब क्या, कि इसको हमने हीट से जनरेट किया है, ठीक है। थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन कंडक्शन बैंड, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर भी हैं, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ फाउंड होते हैं, वो फाउंड होते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर, क्लियर है। और यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्ट लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने दो चीज़ समझा, एक तो होल एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक होल। अभी तक आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वही कंडक्टिविटी में पार्ट लेता है, लेकिन आपको पता चलेगा कि होल्स होता है ना, होल्स वो भी कंडक्टिविटी के अंदर पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो होल्स के बारे में दो तीन पॉइंट्स था। देखो ये और एक पॉइंट है, उसको लिख लो, ये पॉइंट को भी आगे हम समझेंगे, लेकिन अभी लिख लो कि पहली बात तो क्या है, मोबिलिटी ऑफ होल्स इज लेस देन दैट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इज लेस देन दैट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो ध्यान से, मोबिलिटी एक्चुअली होता क्या है, मोबिलिटी का टर्म हम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, भाई मान लो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, भाई इलेक्ट्रॉन होगा उसकी कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन होगा उसकी कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो हम जो है मोबिलिटी डिफाइन करते हैं, मोबिलिटी जिसको हम म्यू से डिफाइन करते हैं, वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जो है इस तरह से मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप समझ लो। बस सिंपल सी बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, कंडक्शन बैंड के अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, और ये क्या है, ये प्रेजेंट है वैलेंस बैंड के अंदर, होल्स, ठीक है। होल्स एक्चुअली क्रिएट कैसे हो रहे हैं, अब बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तब होल्स क्रिएट हो रहे हैं। आगे जब आप एक्सक्लूसिव सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो उसके कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन तो पहले से होते हैं, लेकिन होल्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तभी होल्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो होल्स की जो मोबिलिटी होती है हमेशा कम होती है, क्योंकि वो वैलेंस बैंड के अंदर है, वहाँ पे फ्रीली मूव नहीं कर सकता है वो। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर आ गए हैं, ठीक है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आप ये भी देख सकते हो कि होल जो है मतलब कि एनर्जी वाइज नीचे है, देखो मतलब कि वैलेंस बैंड एनर्जी वाइज थोड़ा कम है और कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी एनर्जी डेफिनेटली होल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दो ऐसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको मैं VD से डिफाइन कर रहा हूँ, ऑफ होल्स इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ होल्स इज
लेस देन फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है या बोलो होल्स की कम है तो जो है उसकी डेफिनेटली होल्स की मोबिलिटी कम होगी, ठीक है, क्योंकि मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं पता हो तो अब देख लो, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। मोबिलिटी मतलब क्या होता है, मूवमेंट, मतलब कितना फ्रीली मूव कर सकता है वो, ठीक है। तो उसकी मूवमेंट करने की कैपेसिटी होल्स की कम होती है क्योंकि वो वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। यहाँ पे होल्स क्रिएट कैसे हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक करने से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा के बॉन्ड ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही मिल सकते हैं, लेकिन होल्स कैसे क्रिएट हो रहा है, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तभी होल्स क्रिएट होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के जाएगा तभी तो वहाँ पे होल्स क्रिएट हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। और वो वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं, उसकी एनर्जी पहले से ही कम होती है, तो यहाँ पे जो होल्स होते हैं वो इतनी फ्रीली मूव नहीं कर सकते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्लियर है। चलो इतनी पॉइंट्स थी। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है, वो करंट कैसे बनता है हम थोड़ा बहुत समझते हैं। इसको यहाँ पे पॉइंट हटाता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो इससे हमने समझा क्या, इससे हमने क्या समझा, देखो बेसिक क्वेश्चंस क्या आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्चुअली हो क्या रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हमको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहा है कंडक्शन बैंड के अंदर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ता है। हम पहला पॉइंट क्या लिख रहे हैं, इन सेमीकंडक्टर्स, ये हमको बात पता होना चाहिए, हमने जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ा है ये बात। इन सेमीकंडक्टर एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि क्या होता है, रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। तो रेजिस्टेंस घटता है लेकिन कंडक्टिविटी बढ़ता है, ठीक है, कंडक्टिविटी, और ऐसा बोल दो, और रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। समझ रहे, बेसिक क्वेश्चन होता है। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज, या तो बोलो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा, या तो उल्टा बोल सकते हो कि उतना कम उसका रेजिस्टेंस होगा। समझ रहे हो, बेसिक सी बात है। तो इसके बाद देखो एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, IIT JEE में। क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा ही बोला था कि कॉपर एंड सिलिकॉन, देखो कॉपर एंड सिलिकॉन आर कूल्ड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 87 केल्विन, ओके। तो उसके होगा क्या, देन ऑप्शन दिया था यहाँ पे, कंडक्टिविटी ऑफ बोथ कॉपर एंड सिलिकॉन इंक्रीजेस, ऐसा ऑप्शन दिया था। दूसरा ऑप्शन क्या दिया था कि कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन इंक्रीजेस एंड कॉपर डिक्रीजेस। तीसरा ऑप्शन क्या दिया था कि कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन डिक्रीजेस एंड कॉपर इंक्रीजेस, ठीक है, ऐसा ऑप्शन दे दिया था। तो सिंपल आपको पता क्या होना चाहिए, देखो इस तरह से क्वेश्चन आया था IIT में, लेकिन आपको ध्यान से पता हो कॉपर क्या होता है, कॉपर होता है मेटल, मतलब कंडक्टर होता है, और सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, सिलिकॉन क्या होता है, सेमीकंडक्टर। तो कॉपर के अंदर क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, कूल कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो। तो अगर कंडक्टर्स की बात करूं तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, या तो ऐसा बोलो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, मतलब कॉपर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, कॉपर की कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। और सिलिकॉन की बात करें, देखो टेम्परेचर कूल कर रहे हो, मतलब आप ठंडा कर रहे हो उसको, कूल मतलब टेम्परेचर आप घटा रहे हो, मतलब कंडक्टिविटी कम होगी, है ना, टेम्परेचर घटा रहे हो मतलब कि कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन कम होगा। सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर। आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो कंडक्टिविटी बढ़ रहा था, आप टेम्परेचर कम कर रहे हो मतलब क्या है कि कंडक्टिविटी कम होगा। इस तरह से बेसिक क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम देखते हैं कि मतलब करंट कैसे फ्लो करता है इसके अंदर, वो भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स क्या होता है, वो भी समझ लेते हैं हम।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट समझ लो पहले, मतलब थोड़ा बहुत हम टर्म समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम टर्म डिफाइन करते हैं Ne। Ne क्या होता है? नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और NH क्या होता है? NH होता है नंबर ऑफ होल्स। NH क्या होता है? नंबर ऑफ होल्स। हमको पता है कंडक्टिविटी दोनों की वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी, होल्स की वजह से भी। इसका एनिमेशन भी हम देखेंगे, लेकिन बेसिक समझो। Ne क्या है? नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। NH क्या है? नंबर ऑफ होल्स। तो एक्चुअली क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, इंट्रिंसिक, ठीक है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है कि भाई जितने बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, देखो पहले तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, तो जितना बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, एक होल क्रिएट हुआ। दो बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा और दो होल क्रिएट होगा। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ होल्स हैं। क्लियर है? मतलब क्या होता है कि Ne इक्वल टू NH होता है, Ne इक्वल टू NH, ठीक है, किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, क्योंकि पहले से भी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी फ्री होल्स नहीं था, ठीक है। हमने जो है बॉन्ड ब्रेक करवाया, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने होल्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम ही है। ओके, क्लियर है? तो Ne इक्वल टू NH हो गया। और एक Ni डिफाइन करते हैं। Ni वो होता है तो ऐसा बोलो, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। ये सब पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो काउंट नहीं कर सकते, पर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हम वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये होता है नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, नंबर ऑफ मत लिखो, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी Ni हम बोलते हैं, ठीक है। Ni को क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। तो एक्चुअली देखोगे ना आगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि Ni का इस तरह से फॉर्मूला होता है, Ni का स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू NH, Ne इंटू NH। देखो अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि मतलब कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स है और इक्वल टू Ni भी हो जाएगा, इक्वल टू Ni, क्योंकि सोचो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल करो, इक्वल टू Ni करो, Ni स्क्वायर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस होगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है, आगे देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। ये बेसिकली अभी बता रहा हूँ, अभी ऊपर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ाया। अब क्या है देखो ध्यान से कि अभी जब आगे पढ़ेंगे ना एक्सटेंसिव, तो उसके अंदर क्या होता है, कभी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है लेकिन कभी होल्स कम हो जाता है, ओवरऑल क्या है, लेकिन इसका तो रेशियो मतलब कि इसका तो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, समझ रहे हो। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, इसका प्रोडक्ट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो होल को डेफिनेटली कम होना पड़ेगा, ओवरऑल इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। ये फॉर्मूले से हम ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर होगा तो Ni के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। ओके, हमने ये भी देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, हमने भी देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो सब बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा फॉर्मूला आता है कि N इक्वल टू N0 इंटू E⁻ अपॉन 2kBT, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का भी हम देखेंगे मतलब एक्चुअली इन्फ्लुएंस क्या है मतलब, लेकिन अभी बेसिकली समझो ये अभी हम 2-3 फॉर्मूले देख ले रहे हैं। इसमें Eg क्या है, इसको आपने नोट कर लिया है, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं, समझो, ठीक है। बस ये फॉर्मूला होता है N इक्वल टू N0 E⁻ अपॉन 2kBT। उसके अंदर Eg क्या है, N0 तो कांस्टेंट है, ठीक है, Eg है फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। Kb क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, Kb होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका प्रूफ जो है आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसका प्रूफ नहीं दिखा रहा हूं मैं। और T क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर है। देखो देखिए फॉर्मूला देखो ध्यान से कि आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप जैसे टेम्परेचर
बढ़ाओगे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला देख रहे हो, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका क्या हो रहा है, देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ओवरऑल क्या होगा, पूरा क्वांटिटी कम होगा और ई रेज़ टू माइनस है। ठीक है, अपॉन है ना, ओवरऑल पूरा क्वांटिटी कम होगा तो जो है ये ओवरऑल बढ़ेगा। समझ रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्वांटिटी कम होगा और ये क्वांटिटी बढ़ जाएगा, इस तरह से। समझ रहे हो टेम्परेचर बढ़ाने से एन इंक्रीज कर रहा है, हमने ये पॉइंट यहाँ पे देख लिया। ठीक है, ये तो बेसिक सी बातें थी। एनआई क्या होता है, एनआई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एनएच क्या है, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और एनआई क्या है, मतलब कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। ओके, ये बेसिक सी बातें थी। अब हम देखते हैं इसके अंदर से करंट कैसे फ्लो करता है। चलो ये तो हमने देख लिया, करंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो एक्चुअली होगा क्या, हम जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ध्यान से देखो कि जैसे मान लो मैं ऐसे नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाई कर दूं, मान लो मैंने ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, तो हमको बेसिक बात पता है कि भाई अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास है ना हमने लिखा F = -q × E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, हमने ये देखा है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा इस तरह से, भाई यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट करके इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा, है कि नहीं, मतलब कि समझ रहे हो। और देखो यहाँ पे क्या है, वैकेंसी क्रिएट हुआ है, देखो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करना चाहेगा। समझ रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ, क्रिएट है, तो क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके नज़दीक वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, चाहे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, चाहे ये इलेक्ट्रॉन होगा, वो चाहेगा क्या कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ। ठीक है, सबसे नज़दीक वाला इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, जितने भी नेबरिंग एटम्स हैं वो चाहेंगे कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद के यहाँ चला जाएगा, तो वैकेंसी फिर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। ओके, ऐसे नीचे नीचे, समझ रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऊपर की तरफ। और होल्स कैसे मूव कर रहे हैं, आप देखो होल्स का डायरेक्शन, होल्स पहले कहाँ था, पहले यहाँ था, बाद में होल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, उसके बाद होल यहाँ पे आ जाएगा, तो होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, देखो फिर से समझो, फिर से समझो। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक टूटा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर रहा है, यहाँ पे क्या है, एक वैकेंसी क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक वैकेंसी क्रिएट हुआ। वैकेंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज की वैकेंसी, तो इसके नज़दीक में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, कोई भी नज़दीक वाले इलेक्ट्रॉन्स वो एक्चुअली चाहेंगे क्या कि मैं यहाँ से कूद के यहाँ चला जाऊँ, है ना। समझ रहे हो ना, थोड़ा बहुत एनर्जी मतलब एक्साइट करेगा ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा कि नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज खींचेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि यहाँ से कूद के मैं यहाँ चला जाऊँ, तो फिर उसके बाद क्या होगा, वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक है। और होल्स कैसे मूव कर रहा है, पहले होल्स यहाँ था, बाद में होल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब होल्स ऐसे मूव कर रहे हैं। समझ रहे हो, मतलब कि हमको पता है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड अपरेंटली होल्स, अपरेंटली क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली थोड़ी होल्स मूव कर रहा है, एक्चुअली मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है। होल्स मूव इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया वो तो चला गया कंडक्शन बैंड के अंदर, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे होल्स का मूवमेंट भी शुरू हो गया। जैसे कि आप ये एनिमेशन में देखो, इसमें आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कैसे आगे मूव कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से आप होल्स का डायरेक्शन देखो, होल जो है पीछे की तरफ मूव करता दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब इस तरह का आप एनिमेशन देखो, यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है, करंट इस तरह से प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे दे देता हूँ मैं,
करंट ऐसे बनेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे होल आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ पे होल आ जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, और इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना। इस तरह से आप एनिमेशन में देख सकते हो, है कि नहीं, सिंपल बात है। तो चलिए हो क्या रहा है, आप देख रहे हो कि अच्छा इलेक्ट्रॉन जिस तरह मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। तो यहाँ पे दो तरीके से करंट होगा, एक करंट होगा IE, जो कि होगा करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और एक तो होगा IH क्या होगा, करंट ड्यू टू होल्स, क्योंकि होल्स भी अपरेंटली अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं ना, तो करंट ड्यू टू होल्स, ठीक है। अच्छा दोनों करंट ऐड होंगे कि सेपरेट होंगे, मेरे को ये बताओ। हमारा नेट करंट IE प्लस IH होगा कि I माइनस IH? IE प्लस IH होगा। नेट करंट क्या होगा, IE प्लस IH। आप खुद देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन करंट कैसे बनेगा भाई? अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो करंट उसके अपोजिट बनेगा, ये अपना IE हो गया, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा उसके अपोजिट, तो करंट कैसे बनेगा? करंट तो उसके अपोजिट बनता है ना, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट करंट बनता है, तो IE ऐसे हो गया। और होल्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो होल्स का करंट तो ऐसे ही बनेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। देखो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा, वो हमको पता है, तो करंट उसके अपोजिट बनेगा, ये रहा। और होल्स का करंट क्या होगा? होल्स तो पॉजिटिव चार्ज है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसका करंट तो वैसे ही बनेगा। तो जब ना नेट करंट यहाँ पे आ रहा है, जो नेट करंट आएगा I नेट, वो आएगा IE प्लस IH। ये बात समझ में आएगी नहीं आपको, IE प्लस IH। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, तो करंट कैसे बनेगा? IE करंट इस ऐसे बनेगा, और होल्स तो ऐसे ही मूव कर रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो होल्स का करंट कैसे आएगा? IE प्लस IH, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको हम उसके अंदर भी देख लेते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ध्यान से, मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे पहले, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। जब टेम्परेचर मैंने नहीं बढ़ाया था, ये हमारा क्या है, EG है, ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये मेरा कंडक्शन बैंड है, ठीक है, हमको पता है, ठीक है। ये एनर्जी है ऊपर की तरफ। तो अगर मैं सोचो, अगर मैं नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूँ, ठीक है, चलो एनर्जी बाद में बना देता हूँ मैं। मान लो मैं इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करे। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, समझ लो ऐसे ही रैंडमली, कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के चले गए यहाँ पे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के चले गए यहाँ पे, तो ये तो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, है ना, ये तो हो गया। देखो एक्चुअली कूदते नहीं है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स वेव्स होते हैं, यहाँ से डिसअपियर करके यहाँ अपीयर होते हैं, पर समझने के लिए समझ लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के चले गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो क्या, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव किया, उसके वजह से जो करंट बनेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा है ना, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बनेगा, तो ये अपना IE हो गया, ठीक है। होल्स की बात कर लेते हैं, होल्स कहाँ मूव करता है? होल्स मूव करता है वैलेंस बैंड के अंदर। देखो ये अपना होल्स है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये अपना होल्स है। अब क्या हो रहा है, इसके आसपास वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चाह रहे हैं कि मैं अपना जगह रिप्लेस कर लूँ, क्योंकि वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से। तो ये वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? एक्चुअली यहाँ पे चले जाएंगे। तो उसके बाद फाइनली बनेगा क्या, ये पाँचों 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पे, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो फिर क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे बन जाएगा होल, समझ रहे हो, यहाँ पे बन गया होल इस तरह से। तो होल्स ने मूवमेंट कैसे किया? होल्स ने कैसे मूवमेंट किया? होल्स ने इस तरह से मूवमेंट किया। पहले होल्स कहाँ था? ऊपर था, बाद में होल कहाँ बन गया? नीचे। मतलब होल ने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूवमेंट किया। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने कहाँ मूवमेंट किया? देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, इसलिए मैं अपरेंट बोल रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड वाला, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट कर रहा है? वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा है, इसलिए हमारा करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बना। और होल कैसे बन रहा है? होल तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है और वो पॉजिटिव चार्ज है, तो करंट भी उसी डायरेक्शन में बनेगा। समझ रहे हो? तो ओवरऑल हमारा जो नेट करंट आ रहा है
आई नेट करंट वो आई ई प्लस आई एच बन रहा है, ये समझ रहे हो आप। नेट करंट क्या बना, आई ई प्लस आई एच। ओके, इतनी बात थी। आगे देखो समझते हैं, इसके अंदर एक दो फॉर्मूले होते हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो एक दो फॉर्मूले इसको देख लेते हैं। हमारे पास नेट करंट क्या है, आई नेट आ रहा है हमारे पास, आई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और प्लस करंट ड्यू टू होल्स। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन वाला है, ये करंट ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। करंट ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे ये कौन सा करंट है, ये करंट ड्यू टू होल्स। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड के अंदर जो होल मूव कर रहा है उसकी वजह से करंट है। हमने देखा दोनों का डायरेक्शन सेम, इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा हमने करंट का ये भी फॉर्मूला पढ़ा है। देखो एक्चुअली होता क्या है, क्वेश्चन के अंदर वो लोग करंट नहीं देते। यहाँ पर जनरली क्वेश्चन के अंदर दिया होता है मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, तो वो सब के टर्म में हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। हमको क्या पता है कि करंट का जो एक्चुअली फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू वी डी ई एन ए, है ना। इसमें वी डी क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, हमको पता है। ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है कि नहीं। ओके, तो इसके ऊपर से अगर मैं आई का लिखना चाहूँ, मतलब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन लिखना चाहूँ, तो आई की वैल्यू क्या होगी आप बताओ। आई की वैल्यू हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई तो सेम ही रहेगा, और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई इंटू ए वो तो सेम रख रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैंने ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन का लिख दिया, इसको एन ही लिख दिया। जिस तरह से आई एच लिखना चाहो तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ई इंटू ए। ओके, समझ रहे हो। डन, इतनी बात समझ पड़ा। देखो ये नेट फॉर्मूला को कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। आई नेट को भी कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो इस तरह से आई नेट आ रहा है मेरा। देखो एक तो होगा आई प्लस आई एच, आई की वैल्यू होगी वी ई एन ई इंटू ए प्लस वी एच एन एच ई इंटू ए। तो यहाँ से ई इंटू ए कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, तो वी ई इंटू एन ई और यहाँ पे ई ए, हाँ, प्लस वी एच इंटू एन एच। समझ रहे हो, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। देखो ये क्वांटिटी, देखो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एरिया वो तो मैं सेम मान के चल रहा हूँ ना, वो तो कंडक्टर का सेम है, ये तो सेम ही रहेगा। चेंज ये जो क्वांटिटी करेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, तो उसको जो है हमने इस तरह से लिख दिया है। क्लियर है। अब जनरली फॉर्मूला कंडक्टिविटी के टर्म में दिया होता है, तो हमको देखो ये भी पता है। देखो हमको दो बात पता है, एक तो मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है हमारा मोबिलिटी। ये सब के टर्म में हमारा फॉर्मूला दिया रहता है और क्वेश्चन इस सब के टर्म में आता है, इसलिए हम उस सब के टर्म में हम डिराइव कर ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में करंट वगैरह नहीं दिया होता है, क्वेश्चन के अंदर कंडक्टिविटी, मोबिलिटी ये सब दिया होता है। ये क्या है अपना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ई क्या है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मोबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमको पता है जे का हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, जे जो कि होता है करंट डेंसिटी। जे क्या होता है, करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी मतलब जे इक्वल टू होता है आई बाई ए, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। और आई की वैल्यू क्या है, वी डी ई एन ए, पुट करो यहाँ पे, हो जाएगा वी डी ई एन ए अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ से ए कैंसिल, तो जे की वैल्यू क्या आ रही है, जे की वैल्यू आ रही है वी डी इंटू ई इंटू एन। ठीक है, ये हमारी जे की वैल्यू आ रही है। ठीक है, और मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमको ये फॉर्मूला बताओ। देखो ये फॉर्मूला पता है कि नहीं आपको, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला के अंदर सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये फॉर्मूला जो है चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, जे इक्वल टू सिग्मा ई, और जे क्या होता है, करंट डेंसिटी। जे क्या होता है, करंट डेंसिटी। समझ रहे हो।
और जे की वैल्यू हमने यहाँ पे देखो ये निकाल के रखा है VDEN। जे क्या होता है करंट डेंसिटी इंटू सिग्मा इंटू ई, और ठीक है, और जे की वैल्यू हमने ये निकाल के रखा है, ठीक है, और ये हमारा करंट डेंसिटी है। अब जनरली देखो ये फॉर्मूला को मैं लिखना चाहता हूँ किसके टर्म में, मोबिलिटी के टर्म में। ये फॉर्मूला किसके टर्म में लिखना चाहता हूँ मैं, मोबिलिटी। तो देखो मोबिलिटी पुट कर एक काम करता हूँ मैं, इसको हटा दूँ, ये आपने नोट किया है ये वाला, देखो यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, तो यहाँ तक मैं लिख देता हूँ वापस से, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हमारा नेट करंट क्या आ रहा है, नेट करंट आ रहा है एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स। देखो एक बार आपको कुछ नया लगेगा, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो एक तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया करंट का, ठीक है, ये फॉर्मूला करंट का नोट कर लो, ये फॉर्मूला हमारा हो गया करंट का। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला दिया होता है कंडक्टिविटी के टर्म में, ठीक है। तो कंडक्टिविटी हम पुट करते हैं, देखो कंडक्टिविटी का क्या आ रहा है, सिग्मा आ रहा है ना, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा J अपॉन ई। सिग्मा क्या आ रहा है हमारा, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, ठीक है, J अपॉन ई, और J की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है VDEN अपॉन ई, हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। तो देखो उसी फॉर्मूला को लिख रहा हूँ यहाँ पे कि सिग्मा इक्वल टू क्या आ रहा है, VD अपॉन ई इंटू आ रहा है E इंटू एन। अब ध्यान से देखोगे कि VD अपॉन ई क्या होता है, VD अपॉन ई क्या होता है, मेरे पास मोबिलिटी होता है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मोबिलिटी। तो हमारे पास सिग्मा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इंटू ई इंटू एन, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं नेट कंडक्टिविटी लिखना चाहूँ, सिर्फ नेट कंडक्टिविटी, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो चेंज क्या करेगा यहाँ पे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ई इंटू एन, ठीक है। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स, और ई है ना, ई तो बाहर निकाल दो आप इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया नेट कंडक्टिविटी का। करंट पूछा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, कंडक्टिविटी पूछा तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। समझ रहे हो ना कैसे आया ये फॉर्मूला। कंडक्टिविटी क्या, देखो म्यू हमने इसकी जगह लिख दिया म्यू ऑफ, और इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाहूँगा तो म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई तो दोनों के लिए सेम होगा। होल्स के लिए लिखना चाहूँ तो म्यू एच इंटू एन एच, और ई तो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। ओवरऑल क्या आ गया ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इसके बेस पे आते हैं। आपको मोबिलिटी दिया रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया रहेगा, नंबर ऑफ होल्स दिया रहेगा, मोबिलिटी दिया रहेगा, और नेट कंडक्टिविटी पूछते हैं। तो आप कन्वर्जन देख लो और फॉर्मूला को मत रटो, मैंने किस तरह से निकाला है फॉर्मूला। 2-3 फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, एक तो मोबिलिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो करंट डेंसिटी का I/A, मतलब कि ये फॉर्मूला, और J इक्वल टू सिग्मा ई। इसके ऊपर से आप ये दोनों फॉर्मूला का डेरिवेशन बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसके बेस पर जो क्वेश्चन होगा हम रैपिड फायर राउंड में ले लेंगे। होप सो आज का टॉपिक आपको समझ पड़ा होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसके बेस पे जो आगे हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी और कैसे हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया, वो हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद हम डायोड वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।